दोस्तों, नोवेल कास्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आज हम एक बहुत ही फेमस क्राइम थ्रिलर किताब को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। इस बुक को स्टीग लार्सन लिखे हैं और हालांकि इस किताब पे एक फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन आज के नोवेल कास्ट एपिसोड में आपको बुक वाली कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स जरूर मिलेंगी। ये कहानी एक जर्नलिस्ट और एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव के इर्द गिर्द घूमती है जो कि मिलके एक बहुत पुरानी केस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये केस क्या है एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। हर साल 1 नवंबर को एक अननेम्ड आदमी को मेल में एक क्रिप्टिक पैकेज मिलता है। दशकों से कोई उसे उसके बर्थडे पे एक प्रेस्ड फ्लावर भेज रहा है। हर साल फ्लावर का स्पीसीज अलग होता है, लेकिन एनवेलप की हैंडराइटिंग और फ्रेम का साइज हमेशा सेम रहता है। अब ये आदमी 82 साल का है और अब तक सेंडर की आइडेंटिटी एक मिस्ट्री है। फोन पे वो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट मॉरेल के साथ इस रिचुअल के बारे में बात करता है, जो एक रिटायर्ड पुलिसमैन है और कुछ गिने चुने लोगों में से एक हैं जो 1967 से चल रही इस पजल में इंटरेस्टेड हैं। डिस्पाइट हर एफर्ट जो पोस्टमार्क ट्रेस करने और फ्लावर्स की ओरिजिन समझने में लगाई गई, द केस ऑफ द प्रेस्ड फ्लावर अब तक अनसॉल्व्ड है। दूसरी तरफ हम मिकेल ब्लॉमक्विस्ट नामक 42 साल के रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट से मिलते हैं जो बैंकिंग और बिजनेस वर्ल्ड की करप्शन को एक्सपोज करने के लिए डेडिकेटेड है। एक पुराने दोस्त के टिप के बेसिस पे उसने हांस एरिक वेनस्टर्म, जो कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट कंपनी का सीईओ है, उसके खिलाफ करप्शन एक्सपोज किया, लेकिन वेनस्ट्रॉम ने उस पे केस किया और वो केस जीत गया। अब ब्लॉमक्विस्ट को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और साथ ही उसे 150,000 स्वीडिश क्रोनर का फाइन भी फेस करना पड़ा। इससे ज्यादा ये स्कैंडल मीडिया में छाया हुआ है, जो उसकी रेपुटेशन के लिए एक बड़ा सेटबैक है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए वो अपनी मैगजीन मिलेनियम, जिसमें वो को ओनर भी है, उसे टेम्पररली छोड़ने का डिसीजन लेता है। हालांकि ये पनिशमेंट उसके लिए फाइनेंशियल रूइनस नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे ये एक ह्यूमिलिएशन है। दूसरी तरफ हमें अरमांस्की का इंट्रोडक्शन मिलता है, जो मिल्टन सिक्योरिटी का हेड है। ये एक प्राइवेट सिक्योरिटी और पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस का स्पेशलाइज्ड फर्म है। ब्लॉमक्विस्ट के वर्डिक्ट के दिन अरमांस्की एक मीटिंग में होता है, जिसमें एक क्लाइंट, उसका नाम फ्रॉडे है, वो माइकल ब्लॉमक्विस्ट के ऊपर एक फुल इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है। इस केस को अरमांस्की ने अपनी टॉप इन्वेस्टिगेटर लिस्बेथ सैलेंडर को असाइन किया है। सैलेंडर एक 24 साल की एक्सेप्शनली गिफ्टेड रिसर्चर है। वो अपने पियर्सिंग्स, टैटूज और कॉम्बैट बूट्स की वजह से थोड़ी एसेंट्रिक मानी जाती है। अरमांस्की को इनिशियली डाउट्स था जब उसने सैलेंडर को हायर किया था, लेकिन सैलेंडर ने अपनी स्किल्स से अरमांस्की को इम्प्रेस किया, यहां तक कि उसके खुद के स्टाफ के सिक्योरिटी लैप्सेस तक को एक्सपोज कर दिया। सैलेंडर, जो कि सीक्रेट्स को अनकवर करने में एक्सपर्ट है, उसके मैजिक स्किल से इम्प्रेस्ड होके अरमांस्की उसे एक रिसर्चर की पोजीशन ऑफर करता है। इनफैक्ट वो उसके लिए थोड़ी मिक्स फीलिंग रखता है, थोड़ी सी अट्रैक्शन वाली और थोड़ी सी चैरिटी वाली। एक बार जब अरमांस्की ने ड्रंक होके सैलेंडर को हक करने की कोशिश किया, तो सैलेंडर ने सीधे सीधे बोल दिया था कि वो उसकी सपोर्ट अप्रिशिएट करती है, लेकिन ना उसे लवर चाहिए ना ही फादर। दोनों ने फ्रेंडशिप मेंटेन करने का डिसीजन लिया और अरमांस्की ने उसे प्रमोट करके एक फ्रीलांस इन्वेस्टिगेटर बनाया। फ्रीलांस इन्वेस्टिगेटर बनने के बाद वो अपने हिसाब से कभी भी कैसे भी काम कर सकती है। नाउ कमिंग बैक टू प्रेजेंट डे, सैलेंडर अपना ब्लॉमक्विस्ट का रिपोर्ट फ्रोडे को डिलीवर करती है। फ्रोडे इन्वेस्टिगेशन से इंप्रेस होता है और रिपोर्ट में ब्लॉमक्विस्ट का ऑर्डिनरी अपब्रिंगिंग, डिसेंट स्कूलिंग और मॉडेस्ट इनकम की डिटेल्स होती है। ब्लॉमक्विस्ट का एक ओपन रिलेशनशिप है विद एरिका बर्जर, जो उसकी पुरानी दोस्त और कलीग है। एरिका का हस्बैंड इस अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करता है, यानी काइंड ऑफ वो लोग ओपन मैरिज में हैं। सैलेंडर कंफर्म करती है कि ब्लॉमक्विस्ट का एक क्लीन रिकॉर्ड है एज अ रिपोर्टर विद इंटेग्रिटी। वो ये भी स्पेकुलेट करती है कि ब्लॉमक्विस्ट को वेनेस्ट्रॉम केस में या तो धमकाया गया होगा या फिर ट्रैप किया गया होगा। फ्रोडे उसे हायर करता है कि वो ब्लॉमक्विस्ट और वेनेस्ट्रॉम के इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखे। दूसरी तरफ ब्लॉमक्विस्ट ट्रायल के बाद मिलेनियम के ऑफिस वापस जाता है और एरिका से अपना डिसीजन डिस्कस करता है कि वो थोड़े टाइम के लिए साइड हो रहा है। एरिका बर्गर, जो कि पब्लिकेशन की पार्ट ओनर और एडिटर इन चीफ है, साथ ही वो ब्लॉमक्विस्ट की पार्ट टाइम लवर भी है, वो इनिशियली डिसएग्री करती है, लेकिन जब ब्लॉमक्विस्ट उसे समझाता है कि ये सब मैगजीन को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो वो मान जाती है। अपने हस्बैंड की नॉलेज के साथ बर्गर उस रात ब्लॉमक्विस्ट के साथ रुकी रहती है। ना सुबह के अर्ली आवर्स
ऑफिस में जब एरिका सो रही होती है तो ब्लॉमक्विस्ट अपने और एरिका के 20 ईयर लॉन्ग ओपन रिलेशनशिप के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। उनका अफेयर जर्नलिज्म स्कूल में शुरू हुआ था और दूसरे लोगों से शादी करने के बाद भी उन्होंने मिलेनियम शुरू किया और अपना रिलेशनशिप दोबारा रिज्यूम किया। नाउ ब्लॉमक्विस्ट की वाइफ ये सोच रही थी कि उनका अफेयर उनकी बेटी के जन्म के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्लॉमक्विस्ट ने बर्जर के साथ रिलेशन कंटिन्यू रखा। इस वजह से ब्लॉमक्विस्ट की जो मैरिज थी वो डिवोर्स में खत्म हो गई। लेकिन बर्जर का हस्बैंड जिसका नाम बेकमैन है वो ब्लॉमक्विस्ट को उसका लवर एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगेन वो एक ओपन मैरिज में है। एनीवेज ब्लॉमक्विस्ट रीसेंट ट्रायल की वजह से सो नहीं पा रहा था और वो डिसाइड करता है कि वो वेन स्टॉर्म को एक दिन जस्टिस तक जरूर लेके आएगा। अगले दिन उसे लॉयर डिर्च फ्रोडे का फोन आता है। याद रहे फ्रोडे वही क्लाइंट है जो अभी मिल्टन सिक्योरिटी में ब्लॉमक्विस्ट की पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। फ्रोडे उसे इनवाइट करता है कि वो हेडस्टेड आके किसी से मिले, लेकिन ज्यादा डिटेल्स नहीं देता। अब पहले ब्लॉमक्विस्ट स्केप्टिकल होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उससे जो मिलना चाह रहा है वो एल्डरली हेनरिक वैंगर है जो कि एक फॉर्मर इंडस्ट्रियलिस्ट रह चुके हैं जिनकी एथिकल रेप्यूटेशन है, तो वो फ्रोडे को कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन को कंसिडर करेगा। ब्लॉमक्विस्ट इंटरनेट पर रिसर्च करके वैंगर के बारे में एक क्विक फाइल बनाता है। उसे पता चलता है कि वैंगर के वेंचर्स डिक्लाइन कर रहे हैं और उनका जो ग्रैंड नेफ्यू है नेम्ड मार्टिन अब वो सीईओ की पोजीशन हैंडल कर रहा है। तो क्रिसमस के अगले दिन ब्लॉमक्विस्ट हेनरिक वैंगर के रेसिडेंस पहुंचता है जो एक बड़ा स्टोन फार्म हाउस है हेडबी आइलैंड पे। ये आइलैंड मेन टाउन से सिर्फ एक ब्रिज के थ्रू ही एक्सेसिबल है। तो मीटिंग के दौरान ब्लॉमक्विस्ट को पता चलता है कि उसके फादर कभी वैंगर के लिए काम करते थे और 1963 में जब ब्लॉमक्विस्ट सिर्फ 3 साल का था तो उसने अपना एक समर हेडबाई में बिताया था। तब वैंगर की 13 साल की ग्रैंड नीस हैरियट उसका बेबी सिटिंग करती थी। नाउ ब्लॉमक्विस्ट को ना तो हैरियट याद है ना ही हेडबी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उस वक्त 3 साल का था। वो वैंगर से पूछता है कि वो उसे हेडबी यहाँ पे क्यों बुलाया है। वैंगर ब्लॉमक्विस्ट को 2 असाइनमेंट्स देता है। पहला ये कि उसका बायोग्राफी और फैमिली हिस्ट्री लिखना। वैंगर अपने रिलेटिव्स के ग्रीड और डिसऑनेस्टी को डिस्पाइज करता है, खास करके अपने सबसे बड़े भाई रिचर्ड को। रिचर्ड एक नाजी लीडर था और उसकी मौत 1940 में हो गई थी। उसके बाद उसकी विडो और बेटा गॉडफ्राइड हेडस्टेड में शिफ्ट हो गए, जहां वैंगर ने गॉडफ्राइड की अपब्रिंगिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। गॉडफ्राइड एक एडल्ट बनने के बाद अल्कोहल एडिक्शन और अपनी वाइफ इसाबेल कोइनिक के साथ एक वोलेटाइल मैरिज से गुजर रहा था। फिर वो अकेला आइलैंड के एक रिमोट केबिन में शिफ्ट हो गया और वहां एक एक्सीडेंट में डूब के उसकी मृत्यु हो गई। इसाबेला इतनी अनस्टेबल थी कि वो अपने 2 बच्चे मार्टिन और हैरियट का ख्याल नहीं रख पाई, इसलिए वैंगर ने उन्हें अपने बच्चों की तरह रेज किया क्योंकि उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे। वैंगर अपनी फैमिली हिस्ट्री कंप्लीट करके अपना दूसरा असाइनमेंट रिवील करता है जो कि मेन असाइनमेंट है। बेसिकली फैमिली हिस्ट्री लिखने के बहाने ब्लॉमक्विस्ट का असली ऑब्जेक्टिव ये है कि उसे इन्वेस्टिगेट करना है। क्या इन्वेस्टिगेट करना है? वेल, कौन सा फैमिली हैरियट का कत्ल किया है और कौन वैंगर को मिस्टीरियस प्रेस्ड फ्लावर भेजकर पिछले कुछ डेकेड से टॉर्मेंट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, वैंगर वही ओल्ड मैन है जो नोवेल के शुरुआत में देखा था और जो ये प्रेस्ड फ्लावर रिसीव कर रहा था। वैंगर को लगता है कि जो भी हैरियट का कातिल है वही उसे ये प्रेस्ड फ्लावर भेज के टॉर्चर कर रहा है। हेनरिक वैंगर ब्लॉमक्विस्ट के हैरियट की स्टोरी में इंटरेस्ट को देखते हैं और उस दिन के स्पेसिफिक शेयर करते हैं जब हैरियट गायब हुई थी। ये बात है 24 सितंबर 1966 की, लगभग 40 साल पहले की, जब हैरियट को आखिरी बार इस आइलैंड पे देखा गया था। उस दिन टाउन में चिल्ड्रंस परेड हो रही थी और एक ऑयल ट्रक ब्रिज पे क्रैश कर गया था, जिस वजह से पूरा ट्रैफिक ही ब्लॉक हो गया। हैरियट ने परेड अटेंड की थी और दिन में 2:10 से लेकर 2:55 के बीच हेडबे आइलैंड पे देखी गई थी। वो वैंगर से किसी जरूरी बात के लिए मिलना चाहती थी, लेकिन वैंगर बिजी थे और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो बाद में उससे मिलेंगे। वैंगर यहाँ 64 लोगों को अकाउंट करता है जो उस दिन हेडबी में मौजूद थे, जिसमें मोस्टली फैमिली मेंबर्स थे जो एक गैदरिंग के लिए आए थे। वैंगर को पक्का यकीन है कि हैरियट ना तो खुद को खत्म की होगी, ना ही उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि एक्सटेंसिव सर्चेस के बाद भी उसका शरीर कभी भी रिकवर नहीं हुआ। वो इस थ्योरी को भी डिसमिस करते हैं कि हैरियट भाग गई होगी क्योंकि ब्रिज ब्लॉक्ड था और अगर वो पानी के रास्ते क्रॉस करती तो बाईस्टैंडर्स उसे जरूर देख लेते। वैंगर का कंक्लूजन है कि कोई फैमिली मेंबर ही हैरियट का कत्ल करके उसका बॉडी डिस्पोज कर दिया है। दूसरी तरफ स्टॉकहोम में सैलेंडर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करती है और ब्लॉमक्विस्ट की इंटीग्रिटी और थॉट्स में इंटरेस्टेड होने लगती है। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो आसानी से वेनस्ट्रॉम के अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुस जाती है, देन बेसमेंट में इलेक्ट्रिकल बॉक्स की फोटोज लेती है और बिना किसी सस्पिशन के वहां से निकल जाती है। वो एक फेलो हैकर से एक इलेक्ट्रॉनिक कफ खरीदती है जो कंप्यूटर्स हैक करने के काम आता है
और कोवर्ट एक्टिविटीज का एक सक्सेसफुल दिन बिताने के बाद घर वापस आती है। चलिए अब कहानी में वापस वैंगर पे आते हैं। तो ब्लॉमक्विस्ट को अपनी थ्योरी पे कन्विंस करने के लिए कि हैरियट का कत्ल हुआ है, वैंगर उस दिन की डिसअपीयरेंस की फोटोज दिखाता है। वो थियराइज करता है कि हैरियट का गला घोटा गया था और उसका शरीर एक कार के ट्रंक में छुपाया गया था। कब तक छुपाया गया था? जब तक कातिल नेक्स्ट डे एक्सीडेंट क्लियर होने के बाद ब्रिज के पार ड्राइव कर सके। जब ब्लॉमक्विस्ट सजेस्ट करता है कि कातिल तो शायद सालों पहले मर भी चुका होगा, तो वैंगर उसे प्रेस्ड फ्लावर्स की वॉल दिखाता है। वैंगर समझाता है कि हैरियट ने 1958 में उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे पहला फ्लावर दिया था और उसके बाद हर साल एक्सेप्ट उस साल जब वो गायब हुई थी उसे बर्थडे पे पोस्ट के थ्रू एक फ्लावर मिला। वैंगर को लगता है कि कातिल अभी भी जिंदा है और ये फ्लावर्स हैरियट की मौत का एक तमाशा बनाने के लिए भेज रहा है। अपने जिंदगी के एंड पे आकर वैंगर एक आखिरी कोशिश करता है केस सॉल्व करने की और ब्लॉमक्विस्ट को एक 2.4 मिलियन क्रोनोर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है कि वो 1 साल के लिए हेडबी में रहे और इन्वेस्टिगेशन करे। पहले तो ब्लॉमक्विस्ट नहीं मान रहा था, लेकिन वैंगर उसे कन्विंस करता है कि अगर वो मिस्ट्री सॉल्व कर लेता है तो उसका सैलरी डबल कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वैंगर उसे विनस्ट्रॉम की करप्शन का एविडेंस देने का प्रॉमिस करता है। ये सुनते ही ब्लॉमक्विस्ट इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। खैर, तो जब ब्लॉमक्विस्ट ये बात एरिका बर्गर को बताता है तो वो ज्यादा खुश नहीं होती। ब्लॉमक्विस्ट उसे समझाता है कि वो वैंगर का ऑफर सिर्फ मिलेनियम की रेपुटेशन को बचाने के लिए और विनस्ट्रॉम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक्सेप्ट कर रहा है। बॉजर को लगता है कि ब्लॉमक्विस्ट मैगजीन को छोड़ रहा है और सारा लोड उसके ऊपर डाल रहा है 1 साल के लिए। वो ज्यादा कन्विंस नहीं होती, लेकिन हाँ बोल देती है, मन में ये सोचते हुए कि क्या वो कभी वापस आएगा। दूसरी तरफ सैलेंडर को अरमांस्की का फोन आता है जो बताता है कि फ्रोडे ने ब्लॉमक्विस्ट की इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप कर दी है और वो अपनी फाइंडिंग्स डिस्कार्ड करके पैसे ले सकती है। लेकिन सैलेंडर अब क्यूरियोसिटी से भरी हुई है और इन्वेस्टिगेशन खुद ही कंटिन्यू करना चाहती थी। एनीवेज, ब्लॉमक्विस्ट हेडस्टार्ट पहुंचता है और अपने नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने लगता है। वैंगर उसे आइलैंड के रेसिडेंट्स के बारे में छोटी सी इंट्रोडक्शन देता है, जिनमें से ज्यादातर या तो उसके लिए काम करते हैं या उसके रिलेटिव्स हैं। टूर के बाद ब्लॉमक्विस्ट हैरियट की फाइल्स अपने गेस्ट हाउस में मंगवाता है, जहां से वो अपना काम करेगा। ब्लॉमक्विस्ट अपनी रिसर्च में घुस जाता है और ये जान लेता है कि डिटेक्टिव मॉरेल ने शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन हैंडल की थी। उसे मॉरेल का लॉजिकल और थॉरो क्वेश्चनिंग काफी इंप्रेसिव लगता है। वैंगर के घर जाते वक्त ब्लॉमक्विस्ट मार्टिन से टकराता है, जो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है जब वो स्टॉकहोम में वापस आएगा। मार्टिन, जो हैरियट का भाई था, अब वैंगर कॉर्पोरेशन का नया सीईओ है। ब्लॉमक्विस्ट हेनरिक वैंगर का इंटरव्यू लेता है ताकि वो अपने रिसर्च में फैमिली मेंबर्स के काउंट को ट्रैक कर सके। अपनी रिसर्च में वो सस्पेक्ट्स की लिस्ट को 23 रिलेटिव्स तक नैरो डाउन करता है। वैंगर अपनी फैमिली के रिलेटिव्स के प्रति अपनी नफरत को एक्सप्रेस करता है जब वो बताता है कि उसके 3 भाई नेम्ड रिचर्ड, हैरल्ड एंड ग्रेगर, ये तीनों नाजी मूवमेंट में शामिल थे। एक चौथा भाई गुस्तव लंग डिजीज के कारण काफी जल्दी ही मारा गया और उसका ना तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, ना ही फैमिली बिजनेस में। वैंगर ये भी बताता है कि हैरल्ड उसे तब से नफरत करता है जब से उसने एडिथ से शादी की, जो एक ज्यूइश वुमन थी और जिसे वैंगर ने 1941 में जर्मनी से बचाकर लाया था। एडिथ की 1958 में हार्ट डिजीज से मौत हो गई, लेकिन हैरल्ड की नफरत अब तक बरकरार है। हैरल्ड के 3 बच्चे हैं, जिनमें से सिसिलिया वैंगर आसपास रहती है और अपने वॉयलेंट हस्बैंड से अलग हो गई है। उसके सिस्टर अनीता वैंगर, जो हैरियट की क्लोज फ्रेंड थी, अब लंदन में रहती है। तो ये थी फैमिली की डिटेल्स और यहाँ से कहानी सैलेंडर पे फोकस करती है, जिसके बारे में हम थोड़ा और जान पाते हैं। अर्ली एडोलेसेंस में ट्रॉमा के बाद सैलेंडर ने कुछ साल इमोशनल और साइकियाट्रिक इश्यूज की वजह से इंस्टीट्यूशंस में बिताए थे। फिर अपने टीनेज ईयर्स फॉस्टर होम्स में आते जाते गुजारी थी। उसकी लाइफ का एक ब्राइट स्पॉट पाम ग्रीन रहा है, जो कोर्ट के थ्रू उसका ट्रस्टी असाइन किया गया था। पाम ग्रीन ने हमेशा सैलेंडर के बिहेवियर को रिस्पेक्टफुली और पोलाइटली हैंडल किया, चाहे उसका बिहेवियर कितना भी आउटरेजियस क्यों ना हो, और इसी वजह से उसने सैलेंडर का ट्रस्ट जीता। ये ट्रस्ट एक टेस्ट पर था जब सैलेंडर 17 साल की थी और उस पर एक आदमी को असॉल्ट करने का इल्जाम लगा था। लेकिन सच ये है कि वो आदमी सैलेंडर को ट्रेन स्टेशन पे छेड़ रहा था। पाम ग्रीन, जो उस वक्त उसका ट्रस्टी और लॉयर दोनों था, उसने सैलेंडर को उस टाइम पे इंस्टीट्यूशंस में वापस भेजने से बचाया। कैसे बचाया? गार्डियन एंड सुपरवाइजरी रोल एक्सेप्ट करके। पाम ग्रीन की वजह से सैलेंडर अपना रेसिडेंस और फाइनेंसेस मैनेज कर पाती है, लेकिन अब उसकी इंडिपेंडेंस रिस्क पे है क्योंकि पाम ग्रीन को एक स्ट्रोक आया है और उसका नया गार्डियन निल्स ब्योमन असाइन हुआ है। ब्योमन को लगता है कि पाम ग्रीन ने सैलेंडर को ज्यादा फ्रीडम देकर गलती की है। वो डिमांड करता है कि सैलेंडर के फाइनेंसेस का कंट्रोल उसके गार्डियनशिप में आए और उसकी डेली रूटीन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगता है। सैलेंडर उस पर तुरंत डिस्ट्रस्टफुल हो जाती है और अपने जॉब के बारे में झूठ बोलती है, कहकर कि वो सिर्फ एक ऑफिस असिस्टेंट है, इन्वेस्टिगेटर नहीं। अब तीसरी मीटिंग तक ब्योमन सैलेंडर के सेक्स लाइफ के बारे में एक्सप्लिसिट क्वेश्चंस पूछता है। शुरू में सैलेंडर जवाब देने से मना कर देती है, लेकिन समझ जाती है कि रिफ्यूजल
रिफ्यूजल उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो वो कर्टली जवाब देना शुरू करती है, लेकिन ब्योमेन ज्यादा इंटीमेट डिटेल्स के लिए प्रेशर डालता रहता है जो सैलेंडर को अनकंफर्टेबल बना देता है। सैलेंडर मीटिंग छोड़कर चली जाती है, रियलाइज करते हुए कि उसका रिलेशनशिप ब्योमेन के साथ सुधर नहीं सकता और ये एक बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है। दूसरी तरफ ब्लॉमक्विस्ट का मार्टिन उसकी गर्लफ्रेंड ईवा के साथ एक प्लेजेंट डिनर होता है। डिनर के दौरान कई बार ब्लॉमक्विस्ट मार्टिन से हैरियट के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन क्योंकि मार्टिन अपनी सिस्टर का जिक्र कभी नहीं करता तो ब्लॉमक्विस्ट समझता है कि ये टॉपिक मार्टिन की पसंदीदा बातों में से नहीं है। उसके बाद ब्लॉमक्विस्ट की मुलाकात सिसिलिया वैंगर से होती है जो हैरोल्ड वैंगर की बेटी है। एक दिन वो बिना बताए उससे मिलने आ जाता है और छोटी मोटी बात करने के बाद सीधे मुद्दे पे आती है। सिसिलिया पूछती है क्या ब्लॉमक्विस्ट का असली काम हैरियट की डिसअपीयरेंस को इन्वेस्टिगेट करना है। ब्लॉमक्विस्ट अपनी बातों से सिसिलिया को चार्म करता है और उसे ओपन अप करवाता है। बातें करते करते सिसिलिया ये सजेस्ट करती है कि हैरियट की डिसअपीयरेंस एक फ्रीक एक्सीडेंट का रिजल्ट हो सकती है। इसके बाद ब्लॉमक्विस्ट डिटेक्टिव मॉरल से मिलता है और पूछता है कि क्या पुलिस रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी बात छूटी हो जो उसकी इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकती हो। मॉरल बताता है कि वो भी हैरियट के केस से वैंगर जितना ही हॉन्टेड रहा है और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। मॉरल को लगता है कि एक बड़ी क्लू ये थी कि हैरियट हेनरिक वैंगर से बात करना चाहती थी, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से सबका ध्यान हट गया। डिटेक्टिव का मानना है कि शायद हैरियट ने कुछ ऐसा जाना था जो किसी फैमिली मेंबर को पसंद नहीं था। खैर तो आगे हर दिन दोपहर को वैंगर और ब्लॉमक्विस्ट मिलते हैं और ब्लॉमक्विस्ट के इन्वेस्टिगेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन करते हैं। एक महीने तक उसे अवॉइड करने के बाद बर्जर ब्लॉमक्विस्ट को कॉल करती है और उससे मिलने आती है। बर्जर और ब्लॉमक्विस्ट एक रेयर सनी डे पे हेडबी आइलैंड के आसपास वॉक करते हैं, फिर वापस जाते वक्त वैंगर से मिलने जाते हैं। वैंगर बर्जर से मिलेनियम के फाइनेंशियल स्टेट के बारे में सवाल करना शुरू करता है और जब वो पब्लिकेशन के फेस कर रहे प्रॉब्लम्स को रिवील करती है तो वैंगर उसे साइलेंट पार्टनर बनने का ऑफर देता है। बर्गर के टाउन छोड़ने के बाद ब्लॉमक्विस्ट कुछ देर उदास रहता है और फिर वापस हैरियट के केस में घुस जाता है। वो अपनी डायरी और मॉरल के पुलिस रिपोर्ट्स पढ़कर ये पता लगाता है कि हैरियट अपनी डिसअपीयरेंस से 1 साल पहले बदल गई थी। वो अपने दोस्तों से ज्यादा अलूफ और डिस्टेंट हो गई थी, लेकिन अपनी कजन अनीता वैंगर जो कि हैरोल्ड की बेटी है उसके साथ वो क्लोज ही थी। हैरियट ने अपनी डायरी के लास्ट में 5 अजीब नेम्स और नंबर्स लिखे थे जो बहुत मेहनत के बाद भी मॉरल कभी समझ नहीं पाया। वो नेम्स थे माग्दा, सारा और मारी और इनिशियल्स थे RJ और RL। वो डिसाइड करता है कि वो सिसिलिया वैंगर के पास जाकर ज्यादा इंफॉर्मेशन लेगा। सिसिलिया उसे सेड्यूस करती है, दोनों एक साथ रात बिताते हैं। अगले दिन वो हैरियट के बारे में बात करते हैं जहां सिसिलिया कहती है कि वो हैरियट के साथ क्लोज नहीं थी, लेकिन उनका बचपन मुश्किल था, खास करके हैरियट के फादर के डूब जाने के इंसिडेंट के बाद। ब्लॉमक्विस्ट बार-बार वैंगर के पास जाकर और इन्फो लेता है, साथ ही वो सिसिलिया के करीब भी आने लग गया था, लेकिन हेनरिक वैंगर को लगता है कि सिसिलिया उन अच्छे वैंगर्स में से एक है जो कि बचे हैं अभी। मतलब इन जनरल वैंगर्स अच्छे लोग नहीं है, लेकिन सिसिलिया अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ शहर में सैलेंडर ब्योमेन के ऑफिस जाती है क्योंकि उसका लैपटॉप टूट गया था और उसे ठीक कराने के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन उसका फाइनेंस का कंट्रोल तो ब्योमेन के पास है, तो उसे अपने पैसे के लिए भी उसके पास जाना पड़ रहा है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है ब्योमेन उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ गलत करता है। इस पॉइंट पे सैलेंडर उसे मेल ओपनर से मारने की सोचती है, लेकिन वो खुद को रोकती है, बिल्कुल चुप रहती है और ये सोचती है कि वायलेंस से और ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। तो गलत करने के बाद ब्योमेन सैलेंडर के ही बैंक अकाउंट से उसे एक चेक लिखता है और उसे ये धमकी देता है कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो चुप रहे। सैलेंडर को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि ब्योमेन ने उसके साथ गलत किया है और उसके फाइनेंसेस का कंट्रोल भी ब्योमेन के ही पास है। सैलेंडर जो पहले पुलिस के साथ प्रॉब्लम्स फेस कर चुकी है, वो अथॉरिटीज के पास तो जाना नहीं सोच रही थी। वो अपनी मीटिंग से बाद ब्योमेन से घर वापस जाती है और इस प्रॉब्लम के साथ स्ट्रगल करती है, क्योंकि वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करती, ना अपने दोस्तों पे ना अपने ऑफिस के बॉस पे। वो डिसाइड करती है कि वो कंट्रोल लेकर ब्योमेन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगी, लेकिन उसकी सर्च का कोई बढ़िया फल नहीं मिलता, क्योंकि ब्योमेन एक लॉयर है जो कभी सेंसर्ड नहीं हुआ। वो एक डिवोर्सी है जिसकी वाइफ खुशी से कहीं और सेटल हो गई है। ऐसे में सैलेंडर सोचती है कि क्या उसके लिए ब्योमेन को खत्म कर देना एक ऑप्शन हो सकता है, बट इस बात की क्या गारंटी है कि उसका जो अगला गार्डियन होगा वो इस तरह का ना निकले। ऐसे में सैलेंडर एक प्लान बनाती है। वो अपनी अगली मीटिंग ब्योमेन के साथ अरेंज करती है, जहां उसका प्लान था कि वो अपने कपड़ों के अंदर एक कैमरा लगा लेगी, जहां पे जब ब्योमेन उसके साथ गलत करेगा तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन लास्ट मिनट उसका प्लान बदल जाता है जब ब्योमेन उसे अपने घर बुलाता है, और जब वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है तो ब्योमेन उस पर अटैक करता है, उसे हैंडकफ से बांध देता है, अगेन उसके साथ गलत करता है। वो उसे अगली सुबह जल्दी छोड़ देता है, ये याद दिलाते हुए कि उन्होंने अगले हफ्ते मिलने का अग्रीमेंट किया है। अब इस इंसिडेंट से सैलेंडर कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी, हालांकि उसे एविडेंस मिल गया था, यानी रिकॉर्डिंग हो गई थी। आने वाले कुछ दिनों में सैलेंडर धीरे धीरे अपने फिजिकल ट्रॉमा से रिकवर करती है। उसे यह समझ आता है कि सेडिस्ट
सैडिस्ट लोग जैसे कि ब्योमन है वो अपने विक्टिम्स को टारगेट करते हैं, ये सोच के कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाली है और उसे अब्यूज करने के लिए आसान टारगेट समझते हैं। तो ऐसे में ब्योमन फाइनली एक सॉलिड प्लान बनाती है। अगेन अपनी अगली मीटिंग में ब्योमन के साथ सरेंडर उसे अपने बेडरूम में ले जाती है, जहां उसे टेज करके और रिस्ट्रेन करके परेशान करती है। वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसके टर्म्स नहीं माने तो वो उसके असॉल्ट का फुटेज पब्लिक कर देगी। सरेंडर बेसिकली ब्योमन से कहती है कि सबसे पहले तो मुझे फाइनेंसेस का अपना फुल कंट्रोल दो, साथ ही मेरे बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट्स लिखो ताकि उसका ऐसा केस बन सके कि उसे रिलीज कर दिया जाए इस पूरे गार्डियनशिप से ही। उसे उसके ऑफिस और घर की कीज भी चाहिए होंगी और ब्योमन को कभी भी किसी और औरत के साथ नहीं करना चाहिए ऐसा गलत। सरेंडर वार्न करती है कि अगर ब्योमन उसे मारने की कोशिश करेगा तो वीडियो ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाएगी। वो उसके टॉर्सो पे एक टैटू करती है जिसमें एक डिस्क्रिप्टिव मैसेज लिखा होता है जिसमें वो अपने आप को सैडिस्ट, परवर्ट और भी कुछ कहता है। तो हाँ, सरेंडर फाइनली फ्री हो चुकी थी। दूसरी तरफ हेडबी में ब्लॉमक्विस्ट का रिलेशनशिप सेसिलिया के साथ गहरा हो गया था और दोनों को ये नहीं समझ आता कि अब क्या करे। सेसिलिया जिसे अब रोमांटिक फीलिंग्स हैं, वो अपने वायलेंट शादी और ट्रॉमेटिक बचपन को याद करती है जिसमें शेम और एंगर का मिक्स होता है। उसका पति उसे मारता पीटता था और उसके फादर हैरल्ड और उसके भाई ने इसे ही दोष दिया फेल्ड मैरिज के लिए। उसने कभी भी हैरल्ड को माफ नहीं किया जो उसका बचपन और लाइफ बर्बाद कर दिया था और उसने 20 साल से उससे बात नहीं की थी। जल्दी ब्लॉमक्विस्ट को हेडबी छोड़ना पड़ता है क्योंकि आपको याद होगा कि ब्लॉमक्विस्ट को 90 दिन की जेल की सजा हुई थी, तो वो टाइम आ गया था तो उसे सजा काटनी होगी। वहीं न्यूज में मिलेनियम का एक साइलेंट पार्टनर दिखाया जाता है जो कि हम सब जानते हैं कौन है, वैंगर। नाउ सैलेंडर अरमांस्की के ऑफिस में होती है जब वो मिलेनियम के नए चेंजेस के बारे में रेडियो पे सुनती है। वो जल्दी से फ्रोडे को वैंगर से कांटेक्ट करने कहती है और वेनेस्ट्रॉम के वैंगर कॉर्पोरेशन में काम करने के बारे में जान जाती है। जब अरमांस्की उसे बताता है कि उसके पास कोई नई असाइनमेंट्स नहीं है तो वो अपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन पे वापस लग जाती है ब्लॉमक्विस्ट के केस पर। तो 2 महीने जेल में रहने के बाद ब्लॉमक्विस्ट जल्दी रिलीज हो जाता है और सीधा हेडबाई जाता है। वैंगर उसे देखकर खुश होता है। जब ब्लॉमक्विस्ट सेसिलिया के घर पे जाता है तो वो थोड़ी सरप्राइज्ड होती है, ऑल्दो वो बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रही थी और डिस्टेंट भी हो गई थी। इनफैक्ट उसे जाने के लिए कह देती है। ऐसे में ब्लॉमक्विस्ट घर आता है और हैरियट के डिसअपीयरेंस के दिन का फोटोग्राफ एल्बम देखना शुरू करता है। पहले उसे वो बेकार लगता है लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया ग्लिम्स आता है। अब इससे पहले वो अपने थॉट पे थोड़ा और गौर करता, कुछ ब्रेक थ्रू करता, सिसिलिया वहां आती है और अपना प्यार ब्लॉमक्विस्ट से कन्फेस करती है। वो रात को साथ गुजार लेते हैं और सुबह दोनों लवर्स को बर्गर का अनएक्सपेक्टेड आना जगाता है। बर्गर भी इक्वली सरप्राइज होती है ये देखकर कि ब्लॉमक्विस्ट किसी और औरत के साथ बेड पे है। दोनों औरतें अपने शौक और डिस्कम्फर्ट को ओवरकम करने की पूरी कोशिश करती हैं। हर एक हफ्ते बाद सिसिलिया अपने अफेयर को ब्लॉमक्विस्ट के साथ खत्म कर देती है और दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अब वो दोस्ती तक ही सीमित रहेंगे क्योंकि दोनों जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस में हैं वहां पे इनके अफेयर को आगे ले जाना सही नहीं है। तो आगे ब्लॉमक्विस्ट गॉटफ्राइड के अबैंडन्ड केबिन को विजिट करता है जहां हैरियट और अनीता वैंगर ने अपने समर का कुछ हिस्सा गुजारा था। जगह बहुत स्पार्स है, कुछ पेपर बैग्स, चिल्ड्रंस बुक्स एंड हैरियट के बाइबल एक बुककेस में रखी है। ब्लॉमक्विस्ट सोचता है कि उसने अपने फादर की मौत के बाद उस रिमोट केबिन में क्यों रहना चाहा। ब्लॉमक्विस्ट सोचता है कि गॉटफ्राइड अपने पिता के मौत के बाद उस रिमोट केबिन में क्यों रहना चाहा। गॉटफ्राइड वहां तब मूव हुआ था जब वो और उसकी वाइफ इसाबेला अलग हो गए थे। बाद में वो बे में एक्सीडेंटली डूब के मारा गया था जो शायद उसकी अल्कोहल एडिक्शन से रिलेटेड था। ब्लॉमक्विस्ट सोचता है क्या वो केबिन हैरियट के लिए मॉर्निंग या रिलीजियस सॉलिट्यूड का प्लेस था, लेकिन वो अभी तक उसके डिसअपीयरेंस को समझने में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा था। एक बस राइड पे ब्लॉमक्विस्ट को अचानक समझ आता है कि हैरियट की फोटो क्यों उसे बार बार याद आ रही थी। हैरियट की नजर परेड पर नहीं बल्कि कहीं ऑफ फ्रेम थी। जहां क्राउड के चेहरे खुश दिख रहे थे वहां उसका चेहरा डर और गुस्सा वाला था। ब्लॉमक्विस्ट अपने आप में सोचता है कि ये उसकी पहली इंडिकेशन है कि शायद उसका कत्ल हुआ हो। वो हाइपोथेसिस करता है कि हैरियट ने किसी को देखा होगा जिससे वो अपसेट हो रही होगी और इसी की वजह से वो परेड छोड़कर वैंगर से बात करना चाहती थी। ब्लॉमक्विस्ट ये सारी बात वैंगर को बताता है और हेडस्टार्ट कुरियर के फोटो आर्काइव्स तक का एक्सेस ले लेता है जो एक लोकल पेपर है जो वैंगर्स के पास है। वो और फोटो स्कैन करता है और 18 फोटोग्राफ्स का रूडिमेंट्री एनिमेशन बनाता है जो हैरियट को परेड में कंसेक्यूटिवली लिए गए थे। ये सीक्वेंस दिखाता है कि हैरियट परेड का मजा ले रही थी लेकिन अचानक उसका चेहरा स्माइल करते हुए रुक जाता है जब वो अपनी नजर अक्रॉस द स्ट्रीट रीडायरेक्ट करती है। ब्लॉमक्विस्ट एक और इमेज ढूंढता है जो हैरियट के बेडरूम वाली विंडो से ली गई थी जिसमें एक ब्लरी फिगर दिखाई देती है। वो समझता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सिसिलिया वैंगर है, लेकिन सिसिलिया तो ये कही थी कि वो हैरियट के रूम में नहीं थी, यानी कि वो झूठ बोल रही थी और ब्लॉमक्विस्ट को थोड़ा अनईजी फील होता है। उसे लगता है कि शायद वो और इन्फॉर्मेशन छुपा रही है। वो हैरियट की फोटो को दोबारा देखने लगता है ये सोचते हुए कि आखिर हैरियट क्या देखी होगी जिससे उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गई। ब्लॉमक्विस्ट नोटिस करता है कि हैरियट के पीछे एक कपल है जो उसकी आई लाइन से डायरेक्टली पिक्चर्स ले रहे हैं। तो अगर इन कपल्स को ढूंढ लिया जाए तो उनके पास फोटोज होंगे जिसे देखकर और भी क्लूज मिल सकते हैं। तो इन
इन कपल्स को ढूंढने की कोशिश में वो अपने अपडेटेड फोटो कलेक्शन में सर्च करता है और उन्हीं के कार के पास एक और फोटो ढूंढता है। वो उनका लाइसेंस प्लेट का एक हिस्सा और एक बम्पर स्टिकर ट्रांसक्राइब करता है जो उनका लोकेशन वेस्ट बॉटन के कारपेंटरी शॉप तक नैरो कर देता है। तो इसके बाद ब्लॉमक्विस्ट सिसिलिया को कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है कि उसने उससे क्यों झूठ बोला, लेकिन वो घर पर नहीं मिलती। उसके बदले में वो पहली बार ब्रिस्टलिंग हैरोल्ड वैंगर से मिलता है जो कि हम सब जानते हैं सिसिलिया से कैसे रिलेटेड है। अगर नहीं समझ रहे आप तो रिलेशनशिप्स को ध्यान रखिए अच्छे से, जरूरी है ये। एनीवेज 92 इयर्स का ये बूढ़ा सिसिलिया को होड़ कह के बुलाता है और ब्लॉमक्विस्ट उसे गाली देता है और वैंगर के घर की तरफ बढ़ जाता है। वैंगर उसे बताता है कि सिसिलिया लंदन अपनी बहन अनीता से मिलने गई है। वो ये भी बताता है कि हैरोल्ड को सिसिलिया से घृणा है जब से उसने एक यंग लड़के के साथ रिलेशनशिप शुरू किया था जो कि जूइश था। ब्लॉमक्विस्ट अपने लेटेस्ट डेवलपमेंट्स वैंगर को दिखाता है और वैंगर हैरान हो जाता है ये जानकर कि उसके पास नए लीड्स हैं। एनीवेज ब्लॉमक्विस्ट जब अपने केबिन में आता है तो उसकी 17 साल की बेटी पर्निला उसे विजिट करने आई होती है। लाइक हैरियट, पर्निला भी यंग है और रिलीजन में इंटरेस्टेड है। ब्लॉमक्विस्ट को इस बात से उतनी खुशी नहीं होती, लेकिन वो अपनी बेटी के चॉइसेस का इज्जत करता है और उसके बाइबल समरी कैंप जाने के फैसले में इंटरफियर नहीं करता। जब वो अगले दिन उसे ट्रेन स्टेशन पे ड्रॉप करता है तो वो उसे इनकरेज करती है कि वो अपने बाइबल स्टडीज कंटिन्यू करे, स्पेशली जो उसके वाल पे वर्सेस टेप किए हुए हैं। अब ये बात सुन के ब्लॉमक्विस्ट का दिमाग चमकता है। बेसिकली उसे समझ आता है कि हैरियट के डायरी के नंबर्स बाइबल के वर्सेस हैं। फिर क्या था, ब्लॉमक्विस्ट अपने नोट्स के साथ गॉटफ्रिड के केबिन की तरफ भागता है और हैरियट का बाइबल खोलता है। ब्लॉमक्विस्ट को देखकर ये शॉक लगता है कि हर बाइबल नोटेशन के साथ जो नाम लिखे हैं वो एक वर्स के बारे में है जो औरतों के खिलाफ वायलेंट पनिशमेंट डिस्क्राइब करता है। उसे समझ आता है कि आरजे का इनिशियल्स 1949 में रेबेका जैकब्सन के अनसॉल्व्ड ग्रोटेस्क मर्डर से रिलेटेड है, जिसे डिटेक्टिव मॉरेल ने पहले अपने कॉन्वर्सेशंस में बताया था। उसकी मौत का तरीका उस वर्स से मैच करता है जो उसके इनिशियल्स के साथ दिया गया था। बाकी के नाम माग्दा, सारा, मारियो, इनिशियल्स आरएल अभी भी मिस्ट्रीज बने हुए हैं। खैर, तो अगले दिन वैंगर को हार्ट अटैक आता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फ्रोडे उसकी जगह हैरियट के केस का कांटेक्ट बन जाता है और ब्लॉमक्विस्ट उसे सब कुछ बताता है। बस ये नहीं बताता कि सिसिलिया हैरियट के बेडरूम में थी। ब्लॉमक्विस्ट रिसर्च असिस्टेंट की रिक्वेस्ट करता है जो हैरियट के डायरी के बाकी नाम आइडेंटिफाई कर सके और फ्रोडे उसे लिस्बेथ सैलेंडर का नाम सजेस्ट करता है। पहले ब्लॉमक्विस्ट को ये नहीं पता था कि फ्रोडे ने उससे इन्वेस्टिगेट करवाया था, लेकिन जब वो सैलेंडर का डिटेल्ड रिपोर्ट पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि वो एक हैकर है। हर सिटी में सैलेंडर अपने फ्रेंड और कैजुअल फीमेल लवर के साथ रात गुजारती है, फिर उसकी लवर काम पे निकल जाती है। वहीं सैलेंडर अभी भी सो रही होती है जब उसका डोरबेल बजता है और वो डर के साथ देखती है कि ब्लॉमक्विस्ट उसे ग्रीट कर रहा है। ब्लॉमक्विस्ट एकदम चिल था, बहुत ही अच्छे मूड में था, जबकि देखा जाए तो सैलेंडर और ब्लॉमक्विस्ट की ये पहली मुलाकात है। ब्लॉमक्विस्ट उसके लिए बेगल्स लाया था और कॉफी बनाने लगता है, साथ ही उसके किचन को अपनी फैमिलियरिटी के साथ साफ करता है। वो उसके काम की तारीफ करता है और उसे अपनी रिसर्च असिस्टेंट बनने का ऑफर देता है। पहले तो सैलेंडर थोड़ा शक करती है, लेकिन फिर वो उसकी अजीब इनफॉर्मेलिटी के साथ कंफर्टेबल हो जाती है। ब्लॉमक्विस्ट उसे हैरियट के केस के बारे में बताता है और वो पोजीशन एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि अब इस केस को ब्लॉमक्विस्ट और सैलेंडर दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद सिटी में ब्लॉमक्विस्ट मिलेनियम के ऑफिस को विजिट करता है और बर्गर उसे कुछ बताती है। बेसिकली बर्गर को लगता था कि जेन डालमैन, जो कि उनका मैनेजिंग एडिटर है, वो शायद वेनिस स्ट्रॉम के लिए काम कर रहा है। खैर, तो जब ब्लॉमक्विस्ट हेड भी वापस आता है तो उसे पता चलता है कि कोई उसके केबिन में घुस गया था और उसके फाइल्स पढ़ा है। वो लॉक रिप्लेस करवाता है और फ्रॉडे के घर पर वो लॉयर से सैलेंडर के हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाता है। अब फ्लैशबैक्स में अपनी सुबह की कॉन्वर्सेशन को याद करते हुए सैलेंडर ब्लॉमक्विस्ट से पूछती है कि क्या वो उसे हैकिंग के लिए रिपोर्ट करेगा। ब्लॉमक्विस्ट सिर्फ ये कहता है कि वो उसे बस ये सोचने के लिए कह रहा है कि उसके मेथड का एथिक्स क्या है, और वो कहता है कि वो सैलेंडर को ब्लैकमेल नहीं करना चाहता, ऐसा कोई उसका इंटेंशन नहीं है। सैलेंडर रिटॉर्ट करती है कि वो अपने सैलेंडर्स प्रिंसिपल्स फॉलो करती है जो लोगों की प्राइवेसी इन्वेड करने, उन्हें हर्ट करने को जस्टिफाई करते हैं अगर उन्होंने गलत किया हो तो। सैलेंडर ये भी कहती है कि जब उसे लगता है कि कोई इंसान अच्छा है तो वो अपने रिपोर्ट्स को एडिट कर लेती है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को एक्सक्लूड कर लेती है, मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि गलत हाथ में जा सकते हैं। वहीं जब उसे लगता है कि कोई बुरा इंसान है तो भैया पूरा उसका पोल खोल देती है। फॉर एग्जाम्पल, जब सैलेंडर ब्लॉमक्विस्ट का रिपोर्ट बनाई थी तो उसे ब्लॉमक्विस्ट एक अच्छा इंसान लगा था, तो उसने उसके सेक्स लाइफ को एक्सक्लूड किया था रिपोर्ट से। दूसरी तरफ वैंजर हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद रिकवर कर रहे होते हैं और वहां ब्लॉमक्विस्ट पहली बार बिर्जर वैंजर से मिलता है जो कि सिसिलिया का भाई है। बिर्जर हॉस्टाइल है और ब्लॉमक्विस्ट को वार्न करता है कि वो फैमिली के मामले में दखल ना दे। यहाँ
यहाँ सिसिलिया भी हॉस्पिटल में होती है, जो कि अनीटा के साथ लंदन से वापस आई थी। सिसिलिया यहाँ वैंगर को लेकर वरीड थी और हालांकि ब्लॉमक्विस्ट उससे हैरियट के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन सिसिलिया का मूड देख के वो ऐसा नहीं करता। एनीवेज आगे फ्रोडे ब्लॉमक्विस्ट के केविन को विजिट करता है और उसे बताता है कि फैमिली के लोग उसके इंक्वायरी से अपसेट हैं, लेकिन वो ये प्रॉमिस करता है कि वो वैंगर का कॉन्ट्रैक्ट अपहोल्ड करेगा और ब्लॉमक्विस्ट के इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करेगा। बाद में मार्टिन गेस्ट हाउस आता है और वो फैमिली के विशेस को दोबारा से रिपीट करता है कि ब्लॉमक्विस्ट अपनी रिसर्च बंद करे। वो ये भी कहता है कि अगर वैंगर मर जाता है तो वो मिलेनियम के पार्टनरशिप को संभालेगा, और ये इंप्लाई करता है कि अगर ब्लॉमक्विस्ट फैमिली के अफेयर्स में इंटरफियर करता रहा तो वो पार्टनरशिप बंद कर देगा, यानी मिलेनियम वाला जो मैगजीन है उसे सपोर्ट नहीं करेगा। बट दिस वाज टू लेट, क्योंकि सैलेंडर अपनी रिसर्च शुरू कर दी थी और वो हैरियट के लिस्ट के बाकी 4 नामों पे सोचना शुरू करती है। ये नाम है माग्दा, सारा, मारी और आरएल इनिशियल्स। अपनी पहली ही कोशिश में वो माग्दा का आइडेंटिटी ढूंढ लेती है, जो एक औरत थी जो कि 1960 में मारी गई थी। माग्दा का कत्ल एक टेलीविजन सीरीज में ड्रामेटाइज किया गया था और उसकी मौत का तरीका उस वर्ड से मैच करता है जो उसके नाम के साथ दिया गया था। सैलेंडर ये भी आइडेंटिफाई करती है कि आरएल का मतलब है रेकल लुंड, जिसकी 1957 में कत्ल की गई थी। लिस्ट के नामों के अलावा वो ली पर्सन का नाम भी ऐड करती है, जिसका कत्ल एक और बिब्लिकल पैसेज के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो आगे ब्लॉमक्विस्ट नॉर्थ की तरफ ड्राइव करता है। क्यों? क्योंकि उसे उस फोटो वाले कपल को ढूंढना था। 2 दिन के इंटेंस सर्चिंग के बाद ब्लॉमक्विस्ट उस औरत को ढूंढ लेता है जो कि उस फोटो में थी। उनका नाम मिल्ड्रेड था और मिल्ड्रेड के पास मिराकुलस तरीके से उस दिन की फोटोज भी थी, क्योंकि वो उस टाइम पे अपने हनीमून पे आई थी। वो ब्लॉमक्विस्ट को 3 इमेजेस देती हैं और एक में वो एक फिगर देखता है जो स्ट्रीट के दूसरे साइड पे था, लेकिन अफसोस वो फिगर का आइडेंटिटी नहीं समझ पाता। ब्लॉमक्विस्ट को ये भी पता चलता है कि मार्टिन ने बर्जर को कॉल किया है, ये इंसिस्ट करते हुए कि ब्लॉमक्विस्ट स्टॉकहोम वापस चला जाए और मैगजीन में अपना पोजीशन रिज्यूम करे। जब ब्लॉमक्विस्ट उसे कन्फ्रंट करता है तो मार्टिन उसे अश्योर करता है कि वो सिर्फ मैगजीन के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है। फ्रोडे मार्टिन के बिहेवियर को डिफेंड करता है, ये समझाते हुए कि मार्टिन वैंजर कॉर्पोरेशन को बचाने के लिए स्ट्रेस्ड है। साथ ही इसाबेल और बाकी फैमिली मेंबर्स ब्लॉमक्विस्ट को निकालने के लिए एक कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रही हैं। वहीं सैलेंडर अपनी मोटर बाइक पे ब्लॉमक्विस्ट के गेस्ट हाउस पहुंचती है और वो अपने फाइंडिंग्स डिटेल करती है और उसे 4 नेम्स की आइडेंटिटीज देती है। साथ ही वो 3 और नाम बताती है जहां पे औरतों के साथ गलत हुआ था, उनका कत्ल किया गया था एक ऐसे तरीके से जो कि एक बिब्लिकल पैसेज के साथ जुड़ी हुई है। उनकी जो मौतें हुई थी वो 1949 से 1966 के बीच में हुई थी। ब्लॉमक्विस्ट नोटिस करता है कि सभी औरतों के नाम ट्रेडिशनली ज्यूइश हैं और उसका जो सस्पेशन था वो तुरंत वैंगर के भाइयों पे जाता है। ब्लॉमक्विस्ट को डिसबिलीफ होता है कि एक पागल सीरियल कातिल ने इतनी सारी औरतों को मार दिया बिना पकड़े गए। सैलेंडर उसे करेक्ट करते हुए कहती है कि कातिल जो है वो एक गार्डन वैरायटी मिसोजिनिस्ट है और ये किलिंग्स बिल्कुल भी बिलीवेबल है। तो आगे मार्टिन ब्लॉमक्विस्ट के पास अपसेटिंग न्यूज के साथ आता है कि हेडस्टैड कुरियर ने ब्लॉमक्विस्ट पर एक अनफ्लैटरिंग स्टोरी चलाई है। मार्टिन उसे अश्योर करता है कि उसका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है और वो रिटेलिएट करना चाहता है, लेकिन ब्लॉमक्विस्ट को लगता है कि आर्टिकल पे ज्यादा ध्यान देना बस ड्रामा को और बढ़ा देगा। मार्टिन पहले ब्लॉमक्विस्ट को एनकरेज करता है कि वो मिलेनियम वापस जाए अपने आप को डिफेंड करने के लिए, बट देन वो अग्री करता है कि सबसे अच्छा तरीका है कि वो हैरियट के डिसअपीयरेंस के मिस्ट्री को सॉल्व करने में ही मदद करे। ब्लॉमक्विस्ट सैलेंडर से पुलिस रिपोर्ट पढ़ने और सीरियल कातिल के पॉसिबल क्लूज ढूंढने के लिए कहता है। वो नोटिस करता है कि सैलेंडर पेजेस को कैजुअली स्कैन कर रही थी और इससे ब्लॉमक्विस्ट सोच में पड़ जाता है कि आखिर सैलेंडर उसके बारे में इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट कैसे लिखी थी। खैर दोनों मिल्ड्रेड के परेड की फोटो देखते हैं और सिर्फ एक मेल फिगर देख पाते हैं जो जैकेट पर एक रेड पैच पहने हुए होता है। जब सैलेंडर रीडिंग खत्म करती है तो वो ब्लॉमक्विस्ट को सजेस्ट करती है कि वो पास्टर फैक को इन्वेस्टिगेट करे क्योंकि कत्लों में रिलीजियस ओवरटोन्स लग रहे हैं। फैक ही लास्ट पर्सन था जिसने हैरियट से बात की थी और उसका पर्सोनेज बाद में एक आग से डिस्ट्रॉय हो गया। सैलेंडर ये भी ऐड करती है कि उसकी पहली की रिसर्च ऑन सेडिज्म सजेस्ट करती है कि सीरियल कातिल का हिस्ट्री एनिमल्स को भी परेशान करने का है। हैरियट की लिस्ट पर जो कातिल हैं उनमें ये दोनों एलिमेंट्स शामिल हैं। खैर तो एक हफ्ते तक केबिन में अलग अलग बेडरूम्स में रहने के बाद सैलेंडर और ब्लॉमक्विस्ट में एक म्यूचुअल इंटरेस्ट डेवलप होता है। ब्लॉमक्विस्ट पाता है कि सैलेंडर काफी ब्रिलियंट है लेकिन सोशली ऑकवर्ड है। वहीं सैलेंडर ब्लॉमक्विस्ट के रिस्पेक्ट से सरप्राइज्ड होती है। उसे लगता है कि शायद उसे अपनी गार्ड को उसके आसपास रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिटरल सेंस में गार्ड नहीं बोल रहा हूँ, गार्ड मतलब एक इमोशनली जो रख लेते हैं हम लोग, ठीक है ये इंसान में भी अच्छा ना हो तो इससे हम बात नहीं करेंगे। एनीवेज एक शाम सैलेंडर उसके बेड में छुप कर आती है और उसे कहती है कि वो इंटीमेट रिलेशंस चाहती है। वो कहती है कि साथ में सोना उनके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा और दोनों साथ में रात गुजारते हैं। अब अगले दिन सैलेंडर एक ग्रूसम डिस्कवरी करती है। दरअसल एक नेबरहुड कैट जिसका नाम ट्रोवेन था वो रिसेंटली सैलेंडर की कंपेनियन भी बनी थी
उसको किसी ने पोर्च पे मार डाला था। एनिमल के शरीर को जलाया गया था और उसके सर को सैलेंडर के मोटर बाइक के सीट पे रख दिया गया था। दिस वाज अ क्लियर वार्निंग फ्रॉम समवन, और इससे एक बात और प्रूव होती है कि ये दोनों एक्चुअली में केस को सॉल्व करने के करीब हैं, तभी तो जो कातिल है वो डर रहा है। 1949 से 1966 तक कत्लों का स्पैन और उनके रीसेंट थ्रेट को देखते हुए वो लोग हाइपोथेसाइज करते हैं कि कातिल शायद दो लोग हैं, एक ओल्डर आदमी और एक यंगर आदमी। जब फ्रोड एक कैट इंसिडेंट के बारे में सुनता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की ऑफर देता है, लेकिन ब्लॉमक्विस्ट इंसिस्ट करता है कि वो कंटिन्यू करेगा। सैलेंडर स्टॉकहोम जाती है सिक्योरिटी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लेने और आर्मांस्की से मिलती है अपनी रिसर्च इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट पे कंटिन्यू करने के लिए, और वो उसे वार्म सपोर्ट देता है। वो वापस घर आती है और हेडबी के केबिन में मोशन डिटेक्टर्स और हिडन कैमरास इंस्टॉल कर देती है। वहीं ब्लॉमक्विस्ट पास्टर फैक को विजिट करता है, जो अब 72 साल के हो चुके हैं और नर्सिंग होम में रह रहे हैं। फैक को अब अल्जाइमर्स है, लेकिन वो हैरियट को प्यार से याद करते हैं और उससे डर होता है कि वो अपने फेथ से दूर जा रही है, क्योंकि वो ऐसे टेक्स्ट्स पढ़ रही है जो प्रोटेस्टेंट बाइबल से एक्सक्लूडेड थे। फॉक के रेफरेंस को समझ नहीं पाने पे ब्लॉमक्विस्ट पास्टर मार्जोरेटा स्ट्रैंड को विजिट करता है, जो समझाती है कि वो बुक्स एपोक्रिफा हैं, जो बाइबल स्कॉलर्स के लिए एक कॉमन टेक्स्ट है। ब्लॉमक्विस्ट समझता है कि हैरियट का रिलीजन में इंटरेस्ट शायद इसलिए था क्योंकि वो खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। एनीवेज, जब ब्लॉमक्विस्ट जंगल में जॉगिंग कर रहा होता है तो कोई तो उस पे हमला करता है, बट वो समहाउ गन शॉट से बच जाता है। एक गोली उसके टेम्पल को ग्रेज करती है, मतलब सर के बहुत पास से निकलती है, बट स्टिल ब्लॉमक्विस्ट स्टेल्थली अपने घर जाता है और अपनी चोट को ट्रीट करने लगता है। गुस्सा होकर वो सिसिलिया के घर जाता है और उसे उसकी रीसेंट वेयरअबाउट्स और हैरियट के बेडरूम में उसकी फोटो का जवाब देने को कहता है। सिसिलिया सबसे पहले तो इनकार करती है कि नहीं, उसने अटैक नहीं किया है ब्लॉमक्विस्ट के ऊपर, एंड देन वो ये कहती है कि ब्लडी फिगर वो नहीं है। इसके बाद ब्लॉमक्विस्ट एंड सैलेंडर दोबारा अपनी दो लोगों वाली थियरी पे ध्यान देते हैं और फोटोज को वापस देखते हैं। ब्लॉमक्विस्ट को लगता है कि सिसिलिया सच बोल रही है, और वो नोटिस करता है कि सिसिलिया कई फोटोज में अपने डिस्टिंक्ट ब्लॉन्ड हेयर और लाइट कलर्ड ड्रेस में नजर आती है। जब सैलेंडर जुबान से बाइबल के वर्सेस को रिसाइट करती है तो ब्लॉमक्विस्ट को समझ आता है कि उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है। तभी तो सैलेंडर इतनी जल्दी रिपोर्ट्स लिख लेती है, एक बार बस फाइल्स पढ़ती है और उसे सब याद रहता है। बट सैलेंडर इस बात को सीक्रेट बना के रखी थी, जो कि अब आउट हो गया था, और ये पता भी किसे चला? ब्लॉमक्विस्ट को। ब्लॉमक्विस्ट यहाँ सैलेंडर को कॉम्प्लीमेंट करता है, साथ ही वो अपनी दोस्ती भी ऑफर करता है, लेकिन वो उसे बात करने के लिए प्रेशराइज नहीं करता। दोनों बिना कोई शब्द एक्सचेंज किए केबिन वापस चलते हैं। उनके घर वापस जाने के रास्ते में वो वैंगर फैमिली का क्रिप्ट देखते हैं और अंदर उन्हें कैट के टॉर्चर का एविडेंस मिलता है। दोनों जल्दी से फ्रोडे के घर जाते हैं, जहां ब्लॉमक्विस्ट सैलेंडर से कहता है कि वो वैंगर कॉर्पोरेट आर्काइव्स तक एक्सेस हासिल करे। वो सैलेंडर को कहता है कि वो रिकॉर्ड्स को कॉम्ब करे और देखे कि क्या कुछ सस्पिशियस चीज कत्ल के डेट्स के आसपास हुई थी। उसे पता चलता है कि गॉटफ्राइड वैंगर का प्रेजेंस कई किलिंग्स के टाइम पे और लोकेशन पे था। उसकी थ्योरी का सिर्फ एक ही फ्लॉ था, और वो ये कि गॉटफ्राइड की मौत 1965 में ही हो गई है। तो उसके बाद 1966 में लेना एंडरसन के कत्ल का जो केस है वो तो अनरिजॉल्व्ड रहा ना। ब्लॉमक्विस्ट वैंगर के घर जाता है और कई फोटो एल्बम्स में से देखकर हैरियट के फाइल में जो इंक्लूड नहीं था वो सर्च करता है। उसे दो ब्रेक थ्रूज मिलते हैं। एक फोटो में सिसिलिया और अनीता आइडेंटिकल ड्रेस पहने हुए हैं और दूसरे में मार्टिन ने रेड पैच वाली जैकेट पहनी हुई है। वो कंक्लूड करता है कि अनीता वही थी जिसने हैरियट की विंडो को खोला था, और मार्टिन की प्रेजेंस ने हैरियट को डिस्ट्रॉट कर दिया था और परेड छोड़ने पे मजबूर कर दिया था। इन दोनों आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के बाद भी ब्लॉमक्विस्ट अभी भी हैरियट के डिसअपीयरेंस के असली नेचर को समझ नहीं पाता। उस दिन मार्टिन ब्रिज एक्सीडेंट से पहले आइलैंड नहीं पहुंच पाया था और इसीलिए हेडस्टैड में स्ट्रैंडेड हो गया था। लेकिन ब्लॉमक्विस्ट 1966 में लेना एंडरसन के कत्ल को मार्टिन के टाइम से उपासला के प्रेप स्कूल में कनेक्ट कर पाता है। अपनी बेटर जजमेंट के अगेंस्ट ब्लॉमक्विस्ट डिसाइड करता है कि वो मार्टिन के पास जाएगा, ये बहाना बना के कि वो केबिन की कीज वापस करने आया है। अब मार्टिन ब्लॉमक्विस्ट के विजिट को एंटिसिपेट करता है और वो उसे गन से ग्रीट करता है और अपने बेसमेंट वाले चेंबर में ले जाकर उसे हैंडकफ करके मारता पीटता है। इनफैक्ट वो प्लान करता है कि वो केबिन को सारे एविडेंस के साथ जला देगा, इंक्लूडिंग ब्लॉमक्विस्ट। इसके बाद मार्टिन यहाँ सैलेंडर के रिटर्न होने का वेट करता है। वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेट आर्काइव्स में सैलेंडर को मार्टिन की एक फोटो मिलती है और उसे रियलाइज होता है कि हैरियट परेड के दौरान उसे ही देखी थी और वही रिस्पॉन्सिबल है उपासला वाले कत्ल के लिए। वापस एम्प्टी केबिन में जाती है और सर्विलेंस रिकॉर्ड में देख पाती है कि ब्लॉमक्विस्ट तो निकल गया है। इनफैक्ट मार्टिन पुरानी कीज के साथ केबिन में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट में मार्टिन प्राउडली ब्लॉमक्विस्ट से कहता है कि वो कत्ले कंटिन्यू रखा जो कि उसके पिता गॉटफ्रीड शुरू किए थे, यानी कि इनका जो शक था कि दो कातिल होंगे वो सही था, बाप और बेटा दोनों। अब गॉटफ्रीड बहुत ही खराब इंसान थे,
वो अपने बेटे मार्टिन के साथ ही गलत करते थे। साथ ही वो अपना जो कुकर्म था यानी लोगों को मारने का, वो मार्टिन को 14 साल की उम्र से ही दिखाते थे। ये सब सुनकर ब्लॉमक्विस्ट उससे पूछता है कि मार्टिन अपनी बहन को क्यों मारा, और मार्टिन मान लेता है कि उसने हैरियट को मारने का प्लान बनाया था लेकिन हेडस्टैड में फंस गया था। इसका मतलब ये कि मार्टिन ने अपनी बहन को नहीं मारा है और उसे पता भी नहीं कि उसकी बहन है भी नहीं। इसका मतलब मार्टिन ने अपनी बहन को नहीं मारा है और उसे पता तक नहीं है कि उसकी बहन कहाँ है या फिर जिंदा है भी या नहीं। सो वी कैन से कि अभी ब्लॉमक्विस्ट के पास हैरियट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये जानकर मार्टिन गुस्सा हो जाता है और उसके आसपास लेदर का फंदा डालकर उसके कपड़े उतार लेता है। मार्टिन को सरप्राइज होता है जब सैलेंडर बेसमेंट में घुसकर उसे गोल्फ क्लब से मारने लगती है। वो ब्लॉमक्विस्ट को आजाद करती है और इतने में मार्टिन भागता है जिसका वो पीछा करती है। अपनी मोटर बाइक पे उसके कार का पीछा करते हुए सैलेंडर देखती है कि मार्टिन अपनी कार एक आने वाले ट्रक की तरफ ले जाता है। इससे यहाँ पे एक एक्सीडेंट होता है जिसमें मार्टिन मारा जाता है और सैलेंडर ब्लॉमक्विस्ट को ये खबर देती है। वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने पुलिस को बुलाया तो वो चली जाएगी और फिर मार्टिन के घर से उनका प्रेजेंस क्लियर कर देती है। अब मार्टिन के घर से सैलेंडर मार्टिन का लैपटॉप लेती है और उसका 2 बाइंडर्स भी उठा लेती है जिसमें उसके कत्लों के डॉक्यूमेंट्स थे। वो 2 नग्न लड़कियों की फोटोज अपने पास रखती है जो कि उसे बाइंडर में ही मिला था एंड देन वो बाइंडर्स जला देती है। फिर वो ब्रिज की तरफ चलती है और लैपटॉप को पानी में डाल देती है। जब फ्रोडे मार्टिन की मौत की खबर लेकर आता है तो वो उसे पिछली रात की घटनाएं बताती है। सैलेंडर से कहती है कि वो उसे या ब्लॉमक्विस्ट को पुलिस रिपोर्ट्स में शामिल ना करे और फ्रोडे चिंता में पड़ जाता है कि ये राज कैसे रखे। यहाँ ब्लॉमक्विस्ट सैलेंडर को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। वो उसे 2 पोलराइड्स दिखाती है और दोनों मिलकर समझते हैं कि वो हैरियट ही है। ब्लॉमक्विस्ट सैलेंडर को बताता है कि गॉटफ्रिड एक अब्यूजिव पिता था जो कि अपनी दोनों बच्चों के साथ गलत करता था, मतलब मार्टिन के साथ भी और हैरियट के साथ भी। और जब गॉटफ्रिड की मौत हो गई तो मार्टिन अपनी बहन हैरियट के साथ गलत करता था। ब्लॉमक्विस्ट ये भी कहता है कि गॉटफ्रिड और मार्टिन के अब्यूजिव बचपन की वजह से वो दोनों ही खुद को नुकसान पहुंचा चुके हैं। ये सुनकर सैलेंडर गुस्सा होकर जवाब देती है कि दोनों आदमियों के पास अपने क्राइम्स का कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब इस पॉइंट पे ब्लॉमक्विस्ट और सैलेंडर को लगता है कि अनीता वैंगर जो हैरियट के विंडो में दिखाई देती थी उसको पता होना चाहिए कि हैरियट के साथ क्या हुआ था। तो वो लोग लंदन के लिए फ्लाइट पकड़ लेते हैं। वहां पहुंचने पे सैलेंडर 2 हैकर्स से मिलती है जो उसकी मदद करते हैं अनीता के फोन को टैप करने में। थोड़ी देर बाद अनीता ऑस्ट्रेलिया फोन करती है और फोन पे दूसरी औरत एक जवाब देती है जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि ये वही हैरियट है जो अब ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। जी हाँ दोस्तों, हैरियट जिंदा है और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसे में ब्लॉमक्विस्ट और सैलेंडर ऑस्ट्रेलिया की टिकट्स बुक करते हैं, लेकिन जाता सिर्फ ब्लॉमक्विस्ट ही ऑस्ट्रेलिया है क्योंकि ऐन वक्त पे सैलेंडर को पता चलता है कि उसकी मां नर्सिंग होम में थी, वो अब नहीं रही। तो हाँ, सैलेंडर को अपनी मां के आखिरी राइट्स वगैरह के लिए जाना पड़ता है, तो ब्लॉमक्विस्ट ऑस्ट्रेलिया अकेले ही ट्रैवल करता है। खैर, तो आगे ब्लॉमक्विस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बड़े से शीप रैंच पे हैरियट को ढूंढता है जो कोचरन फार्म के कई रैंचों में से एक है। वो अपने स्यूडोनिम अनीता कोचरन के नाम से वहां रह रही थी, मतलब अनीता का नाम ले ली थी। ब्लॉमक्विस्ट उसे हैरियट बुलाता है और अपना परिचय देता है कि वो वही लड़का है जिसने उसे 3 साल की उम्र में बेबीसिट किया था। हैरियट को अपना असली नाम सुनकर शॉक लगता है, बट शॉक से उभरने के बाद वो ब्लॉमक्विस्ट से बात करने को मान जाती है। ब्लॉमक्विस्ट हैरियट को कन्विंस कर लेता है कि जो कुछ भी हैरियट उसे बताएगी वो इन्फॉर्मेशन वो किसी और को नहीं देगा। ब्लॉमक्विस्ट अपने गाल पर घाव दिखाता है और समझाता है कि मार्टिन ने उसे मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन अब मार्टिन मर चुका है। ये सुनने के बाद हैरियट चैन की सांस लेती है और फाइनली कंफर्म करती है कि वाकई उसके पिता और उसका भाई उसके साथ तब से गलत करते आ रहे हैं जब वो सिर्फ 14 साल की थी। हैरियट की मां इसाबेला को इस कुकर्म के बारे में पता था, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। यहाँ हैरियट ये तक रिवील करती है कि वही गॉटफ्रिड को मारी थी। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली जिस दिन गॉटफ्रिड डूबा था उस दिन डूबने से पहले वो पी के टुल था। दिन वो बाइबल को कोट करते हुए अपने कत्लों को प्राउडली अनाउंस कर रहा था। उस दिन गॉटफ्रिड हैरियट के साथ वापस गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन हैरियट इस बार बचती है और वो गॉटफ्रिड को पानी में धक्का देकर एक ओर से उसे नीचे दबा देती है, मतलब बेसिकली डुबा के मार देती है। अब मार्टिन ये सब देख लिया था और वो हैरियट को ब्लैकमेल करके अब्यूज करने लग गया। वो उसके बाद हॉस्टल चला गया था और चिल्ड्रंस डे परेड पे वापस आया। उसे वापस आता देख हैरियट ने भाग जाने का फैसला किया। अनीता ने हैरियट को आइलैंड से स्मगल करके कार के बैक सीट में छुपा लिया। जाने से पहले अनीता हैरियट के बेडरूम गई थी अपनी डायरी और कुछ कपड़े लेने के लिए। हैरियट ने फिर अपने बाल ब्लॉन्ड कर लिए और अनीता का पासपोर्ट यूज करके इटली गई, जहां उसकी मुलाकात अपने लेट हस्बैंड स्पेंसर कोचरन से हुई। हैरियट को लगता है कि उसकी जो दर्द भरी सच्चाई है वो अब खुलकर सामने आ गई है और उसे कुछ शांति मिली है। खैर, तो उसके बाद ब्लॉमक्विस्ट ऑस्ट्रेलिया से वापस आता है। देन वो और अरमांस्की सैलेंडर की मां के फ्यूनरल में शामिल भी होते हैं। सर्विस के बाद ब्लॉमक्विस्ट सैलेंडर को हेड भी ले जाता है ताकि वो अपना सामान और मोटर बाइक ले सके। उसे ऑस्ट्रेलिया में हैरियट से मिलने के बारे में भी बताता है। अब सैलेंडर जब हैरियट के बारे में जानती है तो वो गुस्सा हो जाती है कि हैरियट ने 1966 में मार्टिन को रिपोर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मार्टिन को रिपोर्ट
सपोर्ट करती तो शायद उस टाइम ही कार्रवाई हो जाती, क्योंकि देखा जाए तो 37 साल बाद तक मार्टिन जिंदा रहा, जो कि अलग अलग औरतों को मारता रहा। ब्लॉमक्विस्ट उससे कहता है कि हैरियट को यह नहीं पता था कि मार्टिन अपने पिता के क्राइम्स को जारी रखेगा, लेकिन सैलेंडर इस बात पे यकीन नहीं करती। ब्लॉमक्विस्ट उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो हेडबी में उसके साथ रह सकती है, लेकिन ब्लॉमक्विस्ट ये भी समझ रहा था कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि सैलेंडर वापस ना आए। खैर, तो सैलेंडर को छोड़ने के बाद ब्लॉमक्विस्ट हॉस्पिटल में वैंगर से मिलने जाता है। वैंगर को ये जानकर शॉक लगता है कि हैरियट अब भी जिंदा है, और अब उसे समझ में आता है कि उसे जो प्रेस्ड फ्लावर्स मिल रहा था ना, वो एक्चुअली हैरियट ही भेज रही थी। हैरियट उन्हें ये फ्लावर्स टॉर्चर करने के लिए नहीं भेज रही थी, बल्कि इस उम्मीद के साथ भेजती थी कि वो जान सके कि हैरियट अब भी सेफ है, लेकिन छुप कर रहना पसंद कर रही है। खैर, तो इसके बाद हैरियट और वैंगर का मिलन होता है और ब्लॉमक्विस्ट वापस केबिन जाता है जहां सैलेंडर नहीं थी। सैलेंडर हेडबी छोड़ देती है और नॉर्थ की तरफ ड्राइव करती है, अपने मन में वैंगर के लिए गुस्सा लिए और हाँ, अपनी माँ की मौत के गम के साथ। उसकी माँ की मौत उसे अपने पास्ट के बारे में जवाब नहीं मिलने वाले सवाल छोड़ देती है, और उसे डर है कि उसके ट्रॉमा के घाव कभी ठीक नहीं होंगे। वो अपने ब्लॉमक्विस्ट के साथ वाले रिश्ते को दोबारा सोचती है और समझती है कि उसका गुस्सा उस पर गलत था, क्योंकि उसने कभी भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। सैलेंडर डिसाइड करती है कि वो वापस हेडबी लौट कर जाएगी। खैर, तो केबिन में जब ब्लॉमक्विस्ट सैलेंडर से मिलता है तो वो सैलेंडर से क्लियरली कहता है कि वो उसकी इज्जत करता है, लेकिन इनकी दोस्ती तभी चल पाएगी जब सैलेंडर उस पर भरोसा करेगी। वो दोनों रात एक साथ गुजारते हैं और अगली सुबह फ्रोडे उन्हें वैंगर के एक लेटर के साथ मिलता है। वैंगर चाहता है कि वो हैरियट को प्रोटेक्ट करे और गॉटफ्राइड और मार्टिन के क्राइम्स को छुपा के रखे। इसके बदले में वो ब्लॉमक्विस्ट को फाइनेंशियल कंपनसेशन देने का वादा करता है। अब ब्लॉमक्विस्ट को ये प्रपोजिशन थोड़ा बेइज्जती करने वाला लगता है, लेकिन सैलेंडर अग्री करती है कि मार्टिन के मरने के बाद ये एक्सपोजर सिर्फ हैरियट को ही नुकसान पहुंचाएगा। मतलब जो लोग कातिल थे वो तो मर गए, अब जब हैरियट का नाम भी मीडिया में उछलेगा तो ये उसके लिए सही नहीं होगा, और ऐसे में हैरियट को दोबारा अपनी वो ट्रॉमा को जीना पड़ेगा। इसीलिए कॉम्प्रोमाइज के तौर पे सैलेंडर चाहती है कि वैंगर उन औरतों के परिवारों को कॉम्पनसेट करे जो मार दी गई थी, मतलब मार्टिन और उसके पिता द्वारा। साथ ही वो वुमेन्स क्राइसिस सेंटर्स को हर साल डोनेशन दे। ब्लॉमक्विस्ट ना चाहते हुए भी इस बात को मान लेता है, बट यहाँ एक और चीज रिवील होती है, एंड दिस वाज काइंड ऑफ ए फाइनल ब्लो, जहां ब्लॉमक्विस्ट को पता चलता है कि वैंगर के पास वेनस स्टॉर्म के बारे में कभी भी सबूत था ही नहीं। मतलब वैंगर यहाँ ब्लॉमक्विस्ट को फंसा लिया था काइंड ऑफ अपना काम करने के लिए, क्योंकि वैंगर के पास वेनस स्टॉर्म के बारे में कुछ भी उल्टा नहीं था जो कि वो ब्लॉमक्विस्ट को दे सकता था। पर इस पॉइंट पे सैलेंडर उसकी मदद के लिए आती है, क्योंकि उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखी थी और अब उसके पास वो सभी सबूत है जो ब्लॉमक्विस्ट को चाहिए, मतलब वेनस्टॉर्म के खिलाफ। उसने वेनस्टॉर्म के कंप्यूटर को हैक किया और एक इलेक्ट्रॉनिक कफ का इस्तेमाल करके उसने वेनस्टॉर्म के हार्ड ड्राइव को भी मिरर कर लिया। बेसिकली सैलेंडर के पास पूरे कंप्यूटर की कंट्रोल थी। तो कंप्यूटर के डेटा से ये पता चलता है कि वेनस्टॉर्म ग्लोबल स्केल पर हाई लेवल करप्शन में शामिल है, जिसमें कई फ्रॉडलेंट कंपनीज और हजारों बैंक अकाउंट्स है जो कि क्लियरिंग हाउसेस के तौर पे यूज हो रहे हैं। अब ये सब सबूत तो ब्लॉमक्विस्ट को मिल गया है, लेकिन कुछ दिन बाद ब्लॉमक्विस्ट को ये तक पता चलता है कि जेन डाल्मन, जो कि मिलेनियम का मैनेजिंग एडिटर है, वो वाकई वेनस्टॉर्म का इन्फॉर्मेंट है। ब्लॉमक्विस्ट एक प्लान बनाता है ताकि वो दोनों डाल्मन और वेनस्टॉर्म को बेफूल्ड कर सके, मतलब बेवकूफ बना सके। वो अपनी स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देता है कि मैगजीन को स्ट्रगलिंग दिखाने का नाटक करे ताकि डाल्मन वो झूठी इन्फॉर्मेशन लीक कर सके। वेनस्टॉर्म को डाइवर्ट करते हुए ब्लॉमक्विस्ट अपनी असली टास्क पे फोकस करता है, जो उसका एक्सपोजर लिखना है। वो बर्जर से कांटेक्ट करने से बचने की कोशिश करता है, जो हॉलीडे पे गई हुई थी। उसे शर्म आती है बताने में कि उसने वैंगर परिवार से जो लोग थे उनके कत्लों को कवर अप करने का फैसला लिया। ब्लॉमक्विस्ट अपने केबिन में मूव हो जाता है और आने वाले महीनों में अपनी रिपोर्ट लिखने में लग जाता है, मतलब ऐसा रिपोर्ट जिसमें वो वेनस्टॉर्म को एक्सपोज करेगा। वो ओकेजनली मिस बर्जर के साथ एक्सचेंज करता है और हैरियट उसे ईमेल करती है बताकर कि उसने हेनरिक का प्लेस मिलेनियम के बोर्ड में ले लिया है और अब वो बर्जर से भी मिल चुकी है। कुछ हफ्तों बाद सैलेंडर ब्लॉमक्विस्ट के साथ उसके केबिन में एक लंबी विजिट के लिए आती है। वो दोनों फिर से एक आरामदायक रूटीन में आ जाते हैं। जब ब्लॉमक्विस्ट सैलेंडर को बताता है कि वेनस्टॉर्म ने अपनी एक लवर को अबॉर्शन करने में मजबूर किया, तो सैलेंडर को वेनस्टॉर्म के अगेंस्ट कुछ करने की इंस्पिरेशन मिलती है। आखिरकार कुछ हफ्तों बाद ब्लॉमक्विस्ट और सैलेंडर स्टॉकहोम वापस लौट आते हैं। स्टॉकहोम में सैलेंडर और बर्जर मिलते हैं और बर्जर सैलेंडर की खोज से हैरान हो जाती है और उसे हग करती है। सैलेंडर बर्जर की सोफिस्टिकेशन और एलिगेंस को देखकर ये सोचती है कि वो दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते। खैर, तो सैलेंडर एक महीना अपने इलाबोरेट प्लान पे काम करती है, जिसमें वो वेनस्टॉर्म के पर्सनल बैंक अकाउंट से केमन आइलैंड्स में पैसे सिफॉन करने वाली होती है। उसका स्कीम पैसा मांगती है और वो ब्लॉमक्विस्ट से लोन मांगती है, ये कहकर कि वो इस अमाउंट को इन्वेस्ट करने वाली है।
ब्लॉमक्विस्ट से कहता है कि वैंगर से उसे जो भी पेमेंट मिलेगी वो सैलेंडर के साथ वो शेयर कर लेगा, लेकिन सैलेंडर पैसे लेने से इनकार कर देती है। इसके बजाय वो उसे 120,000 क्रोनर उधार लेती है और ज़ुरिक जाकर 2 झूठे पासपोर्ट्स के साथ 2 फैंसी होटल्स में 2 झूठे नाम से चेक इन करती है। अपनी अलग अलग डिस्गाइसेस, बनाए हुए एलाबाइज और अपनी शार्प विट का इस्तेमाल करके सैलेंडर विनस्ट्रॉम का अकाउंट से मिलियंस ऑफ डॉलर्स सिफॉन कर लेती है, मतलब निकाल लेती है और उन्हें कई एनोनिमस अकाउंट्स में स्प्लिट कर देती है। स्वीडन वापस आने पे सैलेंडर एविडेंस को डिस्पोज कर देती है और हाई स्टेक्स थीवरी के बाद कुछ दिनों तक रिलैक्स करने लगती है। तो फाइनली ब्लॉमक्विस्ट अपना एक्सपोजे विनस्ट्रॉम पे पब्लिश करता है और कुछ दिन बाद अपनी बुक द माफिया बैंकर रिलीज करता है। उसके बाद मीडिया स्टॉर्म शुरू हो जाता है जो आखिरकार ब्लॉमक्विस्ट और मिलेनियम के सपोर्ट में सेटल हो जाता है। वो मानता है कि मीडिया का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, ना कि बिलियनर जैसे विनस्ट्रॉम को आइडियलाइज करना, जिसका एम्पायर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरनेशनल आर्म्स डील, ड्रग ट्रेड और ट्रैफिकिंग से कनेक्टेड है। तो विनस्ट्रॉम हो चुका है एक्सपोज और ऐसे में वो गायब हो जाता है और सैलेंडर उसके मूवमेंट्स को ट्रैक करते हुए उसके कंप्यूटर को मॉनिटर करती है। स्वीडिश अथॉरिटीज कई महीनों तक विनस्ट्रॉम को हंट करने की कोशिश करती है, लेकिन ना मिलने पे हंट को बंद करती है और तब सैलेंडर उन लोगों को टिप देती है जिनसे विनस्ट्रॉम उधार में था, मतलब पैसे लिया था। 4 दिन बाद विनस्ट्रॉम स्पेन में मृत मिलता है। ऑफ कोर्स उसे वही लोग मारे होंगे जिनका उधार उस पे था। ब्लॉमक्विस्ट फाइनेंशियल टाइम में एक फीमेल अकॉम्प्लिस के बारे में पढ़ता है जो विनस्ट्रॉम की पर्सनल अकाउंट को खाली करने में और भाग जाने में मदद कर रही थी। ब्लॉमक्विस्ट उसके साथ वाली फोटोज को स्क्रूटनाइज करता है जो सर्विलेंस कैमरा से ली गई थी और हंस पड़ता है जब वो सैलेंडर को पहचानता है। मतलब ब्लॉमक्विस्ट को भी पता चल गया कि सैलेंडर यहाँ कितना बड़ा गेम खेली है और वही विनस्ट्रॉम को सजा भी दिलवाई है। भले ये सजा गलत लोगों ने ही दिया, बट एक्चुअली विनस्ट्रॉम भी कोई अच्छा आदमी नहीं था, तो उसके साथ जो हुआ ठीक ही हुआ, एटलीस्ट सैलेंडर के नजर में। खैर, तो क्रिसमस ईव को ब्लॉमक्विस्ट अपनी एक्स वाइफ और डॉटर पर्नीला से मिलता है और फिर सैलेंडर से मिलने जाता है ताकि हॉलिडे के लिए अपने केबिन में वक्त गुजारे। सैलेंडर अपने आप को मान लेती है कि वो ब्लॉमक्विस्ट से प्यार करने लगी है और ये डर उसे ट्रिप के एंड पर उससे थोड़ा डिस्टेंस रखने के लिए मजबूर करता है। क्रिसमस का ब्लॉमक्विस्ट वैंगर से मिलता है जो अपनी पेमेंट फाइनलाइज करता है और बताते हैं कि हैरियट अब वैंगर कॉर्पोरेशन की सक्सेसर होगी। और क्योंकि ब्लॉमक्विस्ट ने मर्डर्स को कर्व करने का फैसला किया है तो वो समझाता है कि फैमिली हिस्ट्री का एडिटेड वर्जन पब्लिश करने का कोई फायदा नहीं। उसे लगता है कि वो करप्ट हो गया है और हार गया है। वैंगर ब्लॉमक्विस्ट से कहता है कि उसे कभी भी ब्राइब नहीं किया जा सकता और देखा जाए तो ब्लॉमक्विस्ट इंसानियत को अपने जर्नलिस्ट होने के रोल से ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी देता है। खैर, तो स्टॉकहोम वापस आकर सैलेंडर नई शुरुआत करती है और अपने अपार्टमेंट में पीछे सालों का खर्चा अपने अपार्टमेंट में पिछले सालों का कचरा सफाई करती है। उसके मन में रिजेक्शन का डर था, लेकिन स्टिल वो डिसाइड करती है कि वो ब्लॉमक्विस्ट को अपनी फीलिंग्स बताएगी। ब्लॉमक्विस्ट के अपार्टमेंट के रास्ते में वो उसके लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदने रुकती है। उसके घर के पास पहुंचकर वो ब्लॉमक्विस्ट को देखती है जो बर्जर के साथ निकल रहा होता है और उसकी कमर के आसपास बर्जर का हाथ होता है। इसे देखकर सैलेंडर के अंदर थोड़ा गुस्सा और जेलसी तो आता है, इतना गुस्सा कि वो बर्जर को चोट पहुंचाने का भी सोचती है, लेकिन थोड़ी देर में अपने आप को संभालती है। सैलेंडर यहाँ अपने आप को इडियट बुलाती है और घर वापस चल पड़ती है, अपना गिफ्ट ट्रैश कैन में डाल के। यहीं पे नोवेल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू नोवेल की पूरी कहानी और मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी। अब जैसा मैंने पहले कहा था, ये एक ट्रायलॉजी का हिस्सा और मेन कैरेक्टर्स हर बुक में मिस्ट्रीज को अनकवर करते हैं और उनका रिलेशनशिप भी इवॉल्व होता है। ब्लॉमक्विस्ट नोवेल की शुरुआत आइडियलिस्ट के रूप में करता है और मोरल एम्बिग्युइटी के साथ एंड करता है। वो अपने जर्नलिस्टिक ओथ को तोड़ता है ताकि सच्चाई एक्सपोज कर सके और हैरियट को प्रोटेक्ट करते हुए गॉटफ्रीड और मार्टिन के क्राइम्स को कवर अप भी करता है। ब्लॉमक्विस्ट का तो रिलेक्टेंट डिसीजन था इन कत्लों को न बताने का, वो उसके कंपैशन और एम्पैथी को दिखाता है। वो नहीं चाहता कि हैरियट मीडिया के कवरेज के थ्रू अपने ट्रॉमा को दोबारा जिए और मार्टिन के साथ अपने खौफनाक एक्सपीरियंस को, जो मार्टिन से गलत कर रहा था, काइंड ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंस, उसको झेलने के बाद वो समझ पा रहा है कि ट्रॉमा सर्वाइवर्स के लिए प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन वो अपनी गिल्ट से स्ट्रगल करता है क्योंकि उसने फैमिली के क्राइम्स को छुपाया तो है। वो विक्टिम्स फैमिली को जस्टिस डिनाई किया है काइंड ऑफ, और वैंजर फैमिली का झूठा इमेज परपेचुएट किया है। ब्लॉमक्विस्ट का एथिक्स को लेकर नया समझ ये है कि वो ट्रांसपेरेंसी के ब्लैंकेट कॉल के बियॉन्ड जाता है और ये सोचता है कि जो वो मीडिया को एक्सपोज करेगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। यानी कि एक सच होता है, अगर आप सच को एक्सपोज करते हो तो कई बार बुरे लोगों के अलावा अच्छे लोग भी उसमें पिस जाते हैं। जैसे इस केस में मार्टिन और गॉटफ्रीड तो गए, लेकिन अगर अब सच बाहर आता है तो हैरियट इसमें पिस जाएगी जो कि ऑलरेडी विक्टिम थी। तो ये काइंड ऑफ एक डिलेमा है जिससे ब्लॉमक्विस्ट स्ट्रगल कर रहा है। वहीं अगर हम सैलेंडर को देखें तो वो जस्टिस सर्व करने के लिए अलग रास्ते भी अपनाती है जो कि एथिकल नहीं है, राइट भी नहीं है। अब भले ही ब्लॉमक्विस्ट इनिशियली इससे डिसएग्री कर रहा था, बट अंत तक आते आते वो सैलेंडर के मेथड्स को काइंड ऑफ अडॉप्ट करने लग गया था, जैसे उसके हैक मटेरियल्स को यूज करना, वहां से क्लूज निकालना ताकि वो विनस्ट्रॉम को हरा सके। इन द एंड ट्रस्ट जैसे
जस्टिस एक प्रिकॉशियस कॉन्सेप्ट है सैलेंडर के लिए। जो लड़की बार बार अब्यूज हुई थी और अपने तरीके से ब्रूटल दुनिया में जस्टिस देना सीख गई थी। उसने ब्लॉमक्विस्ट और बर्गर पर अपनी आइडेंटिटी ट्रस्ट कर ली थी अपने सोर्स के रूप में। एक पर्सनल ग्रोथ के मोमेंट में वो ये समझती है कि वो ब्लॉमक्विस्ट से प्यार करने लगी है और ये फीलिंग उसे पहले गुस्सा दिलाती है। जैसे ब्लॉमक्विस्ट का सेंटिमेंट था कि वैंजर ने उसको करप्ट कर दिया, वैसे ही सैलेंडर को लगता है कि ब्लॉमक्विस्ट ने उसे करप्ट कर दिया है अपने बैरियर्स तोड़कर। आई नो ये बातें काफी डीप हैं, बट दिस इज व्हाट दिस नोवेल टेल्स अस। देखा जाए तो सैलेंडर काइंड ऑफ एक रोबोट जैसी थी, अपने इमोशंस को पूरा शट ऑफ कर चुकी थी, लेकिन अब वो ह्यूमन बनना सीख रही है। इनफैक्ट सैलेंडर अपनी जिंदगी में पहली बार प्यार भी कर गई है और ये फीलिंग उसकी रेडीनेस को दिखाता है कि वो अब अपने आप को सिक्योर और सपोर्टेड महसूस करना चाहती है। और ये चीज ट्रॉमा से हील करने में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये जो नोवेल है ये मेनली यही हाईलाइट करता है कि जो क्राइम्स विमेन के अगेंस्ट होते हैं वो अक्सर डिटेक्ट नहीं किए जाते या रिपोर्ट नहीं होते और कितने कत्ल अनरिजॉल्व्ड रह जाते हैं। वैसे क्राइम जो वर्ड है वो किसी जेंडर से एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि ये मेल के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हाँ, अगेन इसे हम जेंडर से एसोसिएट नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ भी क्राइम हो सकता है। लेकिन अगर इस नोवेल की बात की जाए तो यहाँ स्पेसिफिकली विमेन के साथ ही गलत हो रहा था, और वो भी थोड़ा और नैरो डाउन किया जाए तो मोस्टली ज्यूविश विमेन के साथ ही गलत हो रहा था, एक्सेप्ट फॉर ऑफ कोर्स हैरियट, जो कि उसी फैमिली में थी जो लोग गलत कर रहे थे। बेसिकली ये फैमिली बहुत ही ज्यादा गलत है, जहाँ पे गलत चीजें हुई थी लेकिन अंततः चीजों को छुपा लिया गया। ऑल्दो जो लोग गलत कर रहे थे उनको जस्टिस एक तरह से मिल गया। तो हाँ, यही थी पूरी नोवेल की कहानी। साथ ही मैंने यहाँ थियरीज को भी लपेटा है, कुछ फिलोसॉफिकल चीजें भी आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये नोवेल कास्ट का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां मुझसे पूछ लीजिए। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।